हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक और चैप्टर यहाँ पे देखते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज़ पावर सेक्टर। और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं वो प्लेलिस्ट में सारे हैं, वहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जिसमें कि हमने जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स, फैक्ट्स या क्या इश्यूज़ हैं, डेटा हैं, उन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं, जो कि है हमारा क्या, पावर सेक्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे पावर सेक्टर से रिलेटेड। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सोर्सेज में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे न्यू पॉलिसीज़ हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सेकेंड चीज़ है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखो सबसे पहला ना हमारा जो पावर सेक्टर होता है, पावर सेक्टर में बेसिकली आप देखोगे ना तो 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेजेस हमारा क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेज होता है हमारा जनरेशन प्लांट, जहाँ पे जो भी पावर होते हैं वो जनरेट होते हैं। देन पावर जनरेट होके फिर वो एक सब स्टेशंस पे जाता है, ठीक है। तो इस बीच जो इसको यहाँ पे ले गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर से ट्रांसमिशन प्लांट। एंड देन वो सब जो भी सब वहाँ पे स्टेशंस हो गए, उनसे फिर वहाँ से हम लोग क्या डिफरेंट कंज्यूमर्स के घर पे क्या इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो ये कौन काम हमारा देखता है, ये देखता है हमारा कौन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पावर सेक्टर में। टोटल कितने सेक्टर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जनरेशन, देन उसको ट्रांसमिट करना, एंड देन उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेज, ये गया यहाँ पे जनरेट हुआ प्लांट, देन ये फिर से ट्रांसमिशन के बाद से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर ये स्मॉल कंज्यूमर्स के घर पे गया। और किन्हीं केसेस में ना जनरेशन प्लांट से सीधा जो होता है ना बल्क कंज्यूमर के यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो ये कौन हो गया, ये बेसिकली कौन हो गया, ये जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे मतलब कि उनके थ्रू नहीं जाता है। तो बस ये क्या पे फ्लो चार्ट था। अब हम देखते हैं, अब हमने देख लिया कि इन 3 चीज़ों को, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ है हमारा पावर सेक्टर में। तो अब देखो सबसे पहला हम इश्यूज़ देखते हैं, किस में देखेंगे, जनरेशन, जो भी यहाँ पे इसमें था जनरेशन प्लांट्स में। तो जनरेशन प्लांट में इशू क्या है ना कि आपको पता होगा कि हमारा अभी भी जो इंडिया या फिर आप बिहार की बात करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे आता है, तो कोल से आता है। तो सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा इशू हो गया कि इससे क्या कोल आ रहा है, तो कोल से क्या हो गया, ये सबसे पहले तो बहुत महंगा आता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि हम क्या इंपोर्टेड कोल पे डिपेंड होते हैं। आप देखोगे ना तो अराउंड 76% ऑफ जो कोल होता है ना वो कंज्यूम होता है पावर सेक्टर से। और ये जो आप देखोगे जो कोल यूज हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, उसका कॉस्ट देखो अराउंड 3.1 ट्रिलियन रुपी में, ठीक है। और आप देखो एक और इशू, ये 2 इशू हो गया। और थर्ड इशू आप देखोगे जो भी पावर प्लांट है कोल रिलेटेड वो बहुत ही पुराना है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका एफिशिएंसी बहुत ही कम है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो एक तो आपको क्या इन्वायरमेंट को तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इनका मतलब कि एफिशिएंसी है कि जितना ये पावर जनरेट कर सकते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो एक ये चीज़ हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पे, जनरेशन जो भी प्लांट है उसमें क्या क्या इश्यूज़ है, क्या कि एक सबसे पहले तो कोल बहुत ही महंगा फ्यूल है, वही आप देख सकते हो इंपोर्टेड कोल पे हम डिपेंड रहते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है कि ये मतलब कि बहुत पुराने हो चुके हैं पावर प्लांट्स, तो इससे क्या पॉल्यूशन भी एक तरह का आप देख सकते हो, क्या पॉल्यूशन भी एक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन अब हम आगे चलते हैं, हमारा क्या इशू है, जो कि ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अब ट्रांसमिशन में देखोगे ना तो इशू क्या है हमारा, तो इशू है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये क्या है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। तो अब यहाँ पे आप देखो तो टेक्निकल क्या हो गया, तो टेक्निकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्निकल जैसे कि यहाँ पे जो वायर होता है तो वायर का रेजिस्टेंस भी होता है कुछ अपना, तो उससे जो लॉस हो गया आपका, ठीक है। प्लस आप देखोगे तो ओवरलोड जो भी ट्रांसफॉर्मर्स में होता है वो हो गया टेक्निकल लॉस। फिर आप देखो तो यहाँ पे क्या कमर्शियल, तो कमर्शियल के अंदर आप क्या डाल सकते हो, तो कमर्शियल के अंदर आप डाल सकते हो जैसे कि चोरी, ठीक है, जो चोरी होता है, ठीक है। फिर जैसे क्या फॉल्टी मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, ए टी एंड सी लॉसेज, ये बहुत बड़ा इशू है। और अब देखो ये कितना अराउंड यहाँ पे इसका होता है, तो अराउंड 27 to 30% लॉसेज होता है। तो ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। एंड थर्ड हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, जो डिस्कॉम्स क्या हो जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो क्या इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में, ठीक है। ये वो सेक्टर हैं। तो ये क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को देखा गया ना वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। अराउंड आप देखो वो कितना 25,000 करोड़ टू 63,000 करोड़, तो वो मतलब कि कर्ज में डूबे हुए हैं।
ठीक है। और ये इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये बोला जाता है ना कि जो सरकार सब्सिडी देता है, जो सरकार फ्रीबीज़ में यहाँ बहुत सारी स्कीम्स लाता है, उनकी वजह से ना इनको बहुत नुकसान पहुँचता है। तो ये सब क्या था यहाँ पे, ये सब हमने क्या सबसे पहले देख लिया कि पावर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जनरेशन प्लांट में क्या इश्यूज़ हैं, फिर हमने ट्रांसमिशंस में यहाँ पे देख लिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में देख लिया। बट यहाँ पे देखो ना, अब चीज़ें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। बट ये कैसे हो रहा है? ठीक है, अभी लेटेस्ट देखा गया है ना, ये जो अभी हमने जो भी यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इसको ना बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे मतलब कि सरकार एक तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा है। तो अब देखो वो कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कॉम कंपनी, ये वाली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में। तो जो डिस्कॉम कंपनी है ना, वो ना अभी देखा गया है कि पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स पे करने के बाद भी ना वो बहुत प्रॉफिट में उनको देखा गया कि वो हैं अराउंड 2700 करोड़ 2025 में वो इतना प्रॉफिट में थे। सेकेंड, आप देखो वो जो पाँच 3 साल से ना उन्होंने अपना लॉसेस को रिड्यूस किया है, 80% कम से कम उन्होंने अपना लॉस को रिड्यूस किया है। ये देखो आप लॉस का अगर आप डेटा देखोगे तो देखो 2014-15 में 63152, आज यहाँ पे देखो कितना है 9437 है। तो आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे जो भी डिस्कॉम से स्टोन उन्होंने कितना यहाँ पे अपना जो भी लॉसेज है उसको कम किया है। तो ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ हो रहा है। तो अब ऐसा कैसे यहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़? तो इसका रीज़न हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहला रीज़न तो ये बोला जा रहा है ना कि एक हमारा स्कीम आया है, वो स्कीम क्या है? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो कि RDSS है बोलते हैं। इसका ना सबसे बड़ा मतलब कि टारगेट ये है ना कि हमने जो ऊपर देखा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, उस चीज़ को हमको ना क्या करना है, कम करना है। और इसको ना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। और 2025 में ना इस चीज़ को ना सरकार ने कितना कर लिया है, 12 से 15% पे आ गए हैं। जबकि 21-22 में कितना था, 21 से 22% था, और अभी 12 से 15% है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हुआ है इस स्कीम के तहत। और देखो 80 लॉसेज, जैसे मैंने आपको बताया भाई, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन थेफ्ट, फॉल्टी मीटरिंग, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये सब की वजह से। सेकेंड, इस स्कीम के अंदर क्या है ना कि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है आपका और जो एवरेज आप रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हो, उसको क्या हमने क्या मतलब कि दोनों का जीरो करना है। क्योंकि आप जितना खर्च आप कर दे रहे हो किसी चीज़ को करने में, उतना ही आप रेवेन्यू अगर जनरेट करोगे तो ये तो फिर न्यूट्रल हो गया। हमको कहीं ना कहीं रेवेन्यू इससे ज़्यादा जनरेट करना है, तब ये फिर ना गैप हम यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएंगे। तो इस चीज़ को क्या करना है, हमको यहाँ पे ज़ीरो करना है। ठीक है, ये इसका टारगेट है। इसको हम क्या बोलते हैं, ACS एंड ARR। ठीक है। थर्ड चीज़ आप देखोगे तो इस स्कीम का क्या एक और चीज़ मिशन है कि हमें स्मार्ट मीटरिंग करना है PPP मॉडल में हर घरों में। आपने देखा होगा बिहार में भी अब हर घर में क्या स्मार्ट मीटरिंग लग चुका है। तो ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्या इस स्कीम के वजह से आया है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या एक तरह से बहुत फोकस्ड अप्रोच के तहत बढ़ रहे हैं। ये हमने देखा कुछ टारगेट्स हमने सेट किया है और इसको हम क्या इसकी तरफ यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे देखो, जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टेट्स को ना एडिशनली 0.5% ऑफ GSDP ना पैसा दिया था कि आप एक्स्ट्रा पैसा लो और अपने जो भी यहाँ पे डिस्कॉम्स हैं इनको यहाँ पे रिफॉर्म लो, इनको सही करो। ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव अच्छा था जिसके कारण क्या कि डिस्कॉम्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब सही हो रही है। देन यहाँ पे अब थर्ड देखो, तो थर्ड ना अभी एक है कि इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज रूल 2021, इसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया और बोला गया है ना कि जो भी डिस्कॉम्स हैं अगर तो उनका डेप्ट 500 करोड़ है ना, तो उनको 1 साल के अंदर जो भी अपना ड्यू है वो क्लियर करना है। और ये किसके साथ क्लियर करना है, उनको लेट सरचार्ज पेमेंट करना होगा 0.5% का एवरी मंथ इफ़ द डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। मतलब कि क्या, उनको तो सबसे पहले जैसे 500 करोड़ के से ज़्यादा किसी का डेप्ट है तो उसको तो आप क्या करो कि क्लियर करो। अगर आप नहीं करोगे टाइमली क्लियर तो आपको 0.5% का मतलब इंटरेस्ट हर महीने दे के फिर पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि डिस्कॉम्स को कि आप जल्दी से अपना जो भी पेमेंट है क्लियर करो। एंड अभी देखो लेटेस्ट क्या इस चीज़ को डिस्कॉम्स के लिए और क्या लाया गया है कि उन्होंने बोला है कि जो भी स्टेट्स में जैसे जो भी डिफ़ॉल्टी डिस्कॉम्स हैं उसके लिए बोला है ना 16 फाइनेंस कमीशन ने कि स्टेट्स ना एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, मतलब एक तरह का फंड बोल लो। ठीक है, उसके तहत क्या करिए ना, इन डिस्कॉम्स को वो टेक ओवर कर लें और इनको यह वो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर को मतलब कि उनको दे दें कि आप इसको कैसे यहाँ पे क्लियर करो ड्यू को। ठीक है, तो एक ये चीज़ था। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट डिस्कॉम के तहत उन्होंने बोला है ना कि आपके पास 2 रास्ता दिया जाता है। पहला क्या है कि पहला तो आप ये करो कि या तो आप जो भी डिस्कॉम से उसका 51% जो इक्विटी है आप मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। ठीक है, मतलब कि 51% जो है वो किसी प्राइवेट ओनर्स को दे दो और बाकी अपने पास रखो। इसके आप अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आपको 50 ईयर्स का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और लो इंटरेस्ट लोन देंगे 5 साल के लिए।
और सेकेंड ऑप्शन ये दिया है कि आप क्या 26% अपना इक्विटी बेच सकते हो, बट उसमें हम सिर्फ आपको लो इंटरेस्ट लोन देंगे बस 5 साल के लिए। तो ये दो उन्होंने रास्ता दिया है प्राइवेटाइजेशन के लिए स्टेट डिस्कॉम्स को। तो बस ये चीज़ था, इसमें हमने देखा कि आखिर अब जो हमारा डिस्कॉम्स है ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है। तो इसका एक बहुत अच्छा रोल था क्या, ये स्कीम का RDSS का ये स्कीम था, जिसमें हमने स्पेसिफिक टारगेट रखा है और इस टारगेट कहता है हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस्ड हैं। सेकेंड हमने देखा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ स्टेप्स लिया था जिसके कारण डिस्कॉम्स में अब यहाँ पे बेटरमेंट देखा जा रहा है। और प्लस हमने देखा कि अमेंडमेंट किया गया था रूल को 2021 में, इसके तहत भी क्या अब डिस्कॉम जो है टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। प्लस 16 फाइनेंस कमीशन में भी प्राइवेटाइजेशन का बात हुआ है जो कि क्या डिस्कॉम्स को और बेहतर बनाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला यहाँ पे पार्ट हो गया, जो कि क्या हमने देखा क्या क्या अभी इश्यूज़ हैं पावर सेक्टर में और क्यों डिस्कॉम जो है अब अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगला अपना सेक्टर, जो अगला हमारा था क्या फैक्ट। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बिहार में जो है ना 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन 2018 में ही अचीव हो गया था। ठीक है, टोटल कंज्यूमर बिहार में कितने हैं तो 2.16 करोड़। फिर एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा, मतलब कि हर इंसान कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 374 किलोवाट आवर। ठीक है, फिर आप देखो वही ATC लॉसेस अभी बिहार में देखो बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले 43% था 2013-14 में, बट अब देखो ये 15% हो चुका है। बट स्टिल ये क्या है, ये थोड़ा सा मतलब हाई रेंज में है, क्योंकि जो हमने ऊपर स्कीम देखा था ना RDSS, उसके तहत टारगेट है इसको 12 to 15% के तहत अंदर रखने का। तो इसको थोड़ा सा और लो करने का ज़रूरत है, जो कि आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं। फिर आप देखो जो डिस्कॉम्स हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितना 215 करोड़ प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्यों गए हैं, ऊपर हमने देखा RDSS स्कीम के वजह से, 15 फाइनेंस कमीशन ने उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया, प्राइवेटाइजेशन के वजह से, फिर लेट सरचार्ज वाला हमने इशू देखा। ठीक है, तो ये सब के वजह से देन बस ये फैक्ट है। पीक पावर डिमांड हमारा कितना 87542। ठीक है, अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये इकोनॉमिक्स में गिवन है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का आप देखो हमारा टारगेट क्या है, 223.9 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना है और 6.1 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज बनाना है हमें 2930 तक। तो ये एक अच्छा है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, इसको याद रखना। और कहीं भी सोलर या सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था 70th में, तो आप इसको आराम से कोड कर सकते हो। ठीक है, ये आप आराम से इसको हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या बिहार में कैटेगरी वाइज कितना कंजम्पशन है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो होता है ना डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। ठीक है, 19365। देन आप यहाँ पे सेकंड देखोगे तो सेकंड एग्रीकल्चर यूज़ है हमारा 6805। उसके बाद आप देखोगे तो इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट डोमेस्टिक यूज़ आता है, सेकंड एग्रीकल्चर एंड थर्ड यहाँ पे क्या इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ याद रख सकते हो फैक्ट। देन यहाँ पे ट्रांसमिशन से रिलेटेड देखो कि ट्रांसमिशन को और बेहतर करने के लिए हमने जो ग्रिड सब स्टेशन हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया है टू मोर दैन डबल, जो कि क्या है 2012-13 में 80 था, अब देखो 175 हो चुका है। तो अच्छी बात है, हमने ट्रांसमिशन सेक्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो ये हमारा क्या था, ये हमने देख लिया सेकंड पार्ट हमारा, जो कि क्या था फैक्ट से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या सोर्सेज ऑफ पावर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो जो बिहार में सोर्सेज ऑफ पावर है ना, आप देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा यहाँ पे पाई चार्ट था, जिसमें आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पावर जो है ना वो 66%, जो कि क्या आ रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ क्या हो जाता है आपका थर्मल से आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देखो सोलर से जो है सेकंड नंबर पे है, जो कि क्या 16% है। देन हमारा क्या है हाइड्रो है, एंड देन विंड, एंड देन यहाँ पे बैगेज एंड बायोमास। ये बेसिकली कैसे शुगर कैन वेस्ट इसको आप बोल सकते हो एक तरह से। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले क्या थर्मल, देन यहाँ पे सोलर, देन यहाँ पे हाइड्रो, देन विंड, एंड देन यहाँ पे बायोमास। तो ये चीज़ था, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखो टोटल कैपेसिटी कितना है 11764 मेगावाट, जिसमें कि थर्मल पावर कितना है 7743 मेगावाट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो रिन्यूएबल में देख सकते हो सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रो का, विंड का, बैगेस और बायोमास का। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे फैक्ट है, आप ध्यान रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम चलते हैं हमारा सबसे पहले अब हम देखते हैं थर्मल में। ठीक है, तो अब देखो थर्मल पावर में यहाँ पे क्या बात हुआ है ना कि यहाँ पे अब बोला गया है ना कि जो हमारा बरौनी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो कांटी थर्मल प्लांट है और जो नबीनगर है, इन दोनों को ना अब NTPC को ट्रांसफ़र कर दिया गया है फॉर बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर वही चीज़ है बरौनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कांति के बारे में नबीनगर इतना डिटेल नहीं जाते हैं कि अभी नबीनगर का हमने कुछ दिन न्यूज़ में भी पहले देखा था कि अब स्टेज 2 वहाँ पे शुरू हो चुका है। तो ठीक है, बस ये था।
अब हम देखते हैं कि क्या अभी हमारा एक ग्रीनफील्ड पावर प्लांट भी यहाँ पे नया, बिल्कुल ही ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल ही शुरुआत से जो शुरू हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक बक्सर में भी बन रहा है, चौसा बक्सर में। फिर आप देखते हो कि एक हमारा कहाँ पे पीरपंती भागलपुर में भी है हमारा थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे भी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे कुछ बस थर्मल पावर प्लांट के बारे में नाम मेंशन था, तो आप बस ध्यान रख सकते हो, ठीक है, बाकी इतना डीपली नहीं जाते हैं। अब हम चलते हैं अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, डैट इज़ नॉन कन्वेंशनल, डैट इज़ किससे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। तो देखो इससे रिलेटेड ना हमारा इस बार इकोनॉमिक सर्वे बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी एक हमारा है जो कि 2025 में है। ये देखो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, इसके तहत हमारा टारगेट है क्या है, जो हमने ऊपर देखा था कि हमें 23.968 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना है और 6.1 गीगावाट एनर्जी ऑफ एनर्जी स्टोरेज बनाना है। कब तक, 2930 तक। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रख सकते हो, और इसको तो आप कहीं भी कोट कर सकते हो, कहीं पे भी रिन्यूएबल सोलर कुछ भी आए आराम से इसको कोट करना, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025। अब देखो इसके तहत क्या है, इंसेंटिव दिया गया है, वही चीज़ रहता है 100% ड्यूटी एक्सेम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे आपको हम, जीएसटी में कुछ चीज़ यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है, ये सब है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इनको प्रायोरिटी है। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकल जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पे कुछ उनको बोला जाता है कि आप लोकल लोग को हायर करिएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब यहाँ पे क्या हो गया कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। देन सेकेंड एक बहुत अच्छा चीज़ था कि ना, एक और चीज़ यहाँ पे इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे मेंशन है, डैट इज़ कि बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है। अभी नहीं समझ आएगा। अब देखो ये होता क्या है, ये होता ये है ना कि जैसे मान लो ना कि यहाँ से आपका जैसे ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि मान लो कि सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये देखो सबसे पहले स्टेप 1 कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है वो स्टोर, ठीक है, एज स्टोर। मान लो कि सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे सोलर प्लेट लगा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, मतलब कि जनरेशन हुआ पावर का। तो ये सबसे पहले क्या स्टोर हो गया, और ये हमारे यहाँ पे पंप है, ठीक है। तो पंप में क्या एनर्जी स्टोर हो गया। अब जैसे कि मान लो कि रात का टाइम है, तो रात का टाइम है तो क्या पानी का जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कम होगा। तो रात के टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता है ना, तो उस टाइम पे क्या करेगा ना, ये पंप पानी को यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा अपर रिजर्वायर में, ठीक है। ये देखो सेकंड पॉइंट क्या है, वाटर इज़ पम्प्ड अप हिल, ये कब होगा, टाइम ऑफ लो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ठीक है। तो इस समय क्या करेगा ना, ये पंप पानी को जाके यहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है। बट अब जैसे सोचो कि अब क्या हो गया, यहाँ पे दिन का टाइम हो गया, अब दिन में क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो अब ना ये क्या करेगा ना, पानी को यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ छोड़ेगा, और जब नीचे की तरफ छोड़ेगा तो यहाँ पे आप देखो टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन लगा है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होगा। और फिर क्या होगा, ये पानी यहाँ चल गया लो रिजर्वायर। अब फिर रात आया, रात के टाइम क्या हो गया, एनर्जी जो भी पावर कंजम्पशन कम होता है, तो ये पंप क्या करेगा, पंप जो है फिर से पानी को यहाँ पे रात में ऊपर भेज देगा, सुबह होगा फिर से नीचे भेजेगा, और फिर से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और ये देखो पंप को ऑपरेट भी हम कहीं बाहर से नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम क्या यहाँ सोलर प्लेट लगाए हुए हैं, जिससे एनर्जी स्टोर हो रहा है और ये पंप खुद ही चलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मतलब कि क्या हो गया, आप सीधा समझो कि एक डे टाइम है और एक आपका समझो कि रात का टाइम है। तो दिन के टाइम क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ऐसे मान लो कि ये कुछ एरिया है, ठीक है। तो अब दिन के टाइम क्या करेगा, दिन के टाइम जो पानी है ना वो ऐसे जाएगा, और रात के टाइम फिर से पानी को यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, ये नीचे गया और फिर ये ऊपर आया। तो यही चीज़ है, रात के टाइम ये ऊपर चल गया, दिन के टाइम नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप यहाँ पे बहुत अच्छा आप कहीं पे भी कोड कर सकते हो इस चीज़ को, बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन 2025, बहुत अच्छा चीज़ था। इसके तहत हमारा है ना क्या कि हमें 1.6 गीगावाट ऑफ पंप स्टोरेज हमने बनाया है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे गिवन है, बिहार पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी टू सपोर्ट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल पावर ग्रिड। और इस प्रोजेक्ट में इसमें कौन कौन यहाँ पे बेसिकली कितना इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कम से कम अबव 25 मेगावाट कैपेसिटी विद इन बिहार, ठीक है, जो कि पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट अबव 25, ठीक है। तो ये चीज़ था। और इसके लिए देखो अभी ना 2 पम्प्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, कहाँ पे, नवादा में, टोटल कॉस्ट ऑफ 13,000 करोड़। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। कहाँ पे ये चीज़ को अभी लगाया गया है, तो आप देखोगे नवादा में। और जनरली इसको प्रमोट कहाँ पे, ऑब्वियसली जहाँ पे थोड़ा हिली एरियाज है वहाँ पे इसको लगाने की बात की गई है। तो ये अच्छा चीज़ था, बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन 2025, ठीक है।
अब हम बस आगे चलते हैं। तो अब आगे देखो डिफरेंट यहाँ पे जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो न्यूक्लियर के बारे में बात की गया है कि न्यूक्लियर में आप देखोगे तो हमें क्या अभी डेवलप करना है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि अभी 700 MWE प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर लगाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे इसको हम लगाने की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे डिफरेंट जगह बात चल रहा है, जैसे कि बांका में बोला जा रहा है, फिर सिवान में भी यहाँ पे बोला जा रहा है, फिर आप देखोगे तो रजौली नवादा में भी इसको बात कर रहे हैं कि इसको लगाने की। और ये चीज़ हमने क्या कुछ दिन पहले हमने इस चीज़ को क्या जी न्यूज़ में भी हमने देखा था। तो ये चीज़ हो गया कि सबसे पहले क्या बिहार में अब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है। कहाँ कहाँ पे आप देखो तो वही बांका में बोला जा रहा है, फिर सिवान में हो रहा है, और एक आप देखोगे तो नवादा। बट अभी इसमें डिफरेंट यहाँ पे बात चल रहा है, हमने न्यूज़ में देखा था, अभी क्लियर नहीं है कहाँ पर लगेगा। तो ये हमने देख लिया न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब हम सेकंड चलते हैं, हमारा वो क्या है सोलर पावर। देखो सोलर पावर में ना आप बस याद रखना डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, क्योंकि इस बार भी जब क्वेश्चन आया था तो मैंने एक पेज में पूरे स्कीम्स लिखा था अच्छे से बिहार का। तो अब पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, बट हाँ मुझे अच्छा लगा था ये चीज़। तो अब देखो मैंने पीछे बार भी इकोनॉमिक सर्वे से ही लिखा था, तो वही चीज़ अभी फिर से देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। तो आपको पता होगा रूफटॉप प्रोजेक्ट है जो छत पे यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाना है, ये देख सकते हो। तो अभी कहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगाने की बात की गई है। सेकंड चीज़ ऐसे ही क्या है कि प्राइवेट घरों में लगाने की बात की गई है कि आप जो है रूफटॉप को क्या घर पे आप लगाओ। और ये क्या होगा, ये सब क्या होगा ग्रिड कनेक्टेड होगा, मतलब कि जो स्टेशंस होते हैं ना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आते हैं वहाँ से ग्रिड में वो चीज़ को कनेक्ट किया जाएगा। देन थर्ड देखो आप फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये भी अच्छा यहाँ पे बिहार का यहाँ पे है कि ये किसके तहत यहाँ पे किया जाता है, तो नीचे मछली ऊपर बिजली इनिशिएटिव, इसके तहत इस चीज़ को किया जाता है। आप देखोगे तो अभी राजपोखर सुपौल ये सब जगह ये चीज़ किया जा रहा है, फिर दरभंगा में भी ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट है और ये बहुत अच्छा चीज़ है। इससे क्या हो रहा है ना कि देखो इशू क्या होता है ना सोलर में कि आपके पास यहाँ पे बिहार में क्या है, बिहार में एग्रीकल्चर लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लैंड का तो ऑलरेडी कमी है, तो जब लैंड का कमी है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप पानी में इस चीज़ को लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है फ्लोटिंग पावर प्लांट। देन आप देखोगे तो सोलर वाटर पंप, ठीक है, वाटर पंप जो यहाँ पे एग्रीकल्चर्स में यूज होता है उसको बोला गया है कि अब उसको सोलर कनेक्टेड करो, इससे मतलब। और ये स्कीम किसके तहत किया जाता है, तो मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर पंप योजना। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। फिर इसी तरह बोला जा रहा है कि ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाने का मतलब कुछ नहीं है कि अगर ये ग्राउंड है तो उस पर सोलर पावर प्लांट लगाना है, वही चीज़ है, उसको ग्रिड कनेक्टेड की भी है। फिर जो भी ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब क्या, जो कि क्या जहाँ पे बैटरी स्टोरेज वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उन सबको बोला जा रहा है ना कि अब उन सबको क्या ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट बनाओ आप। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी देखो हाइब्रिड जो भी रूफ टॉप है उसको भी सॉरी ये तो हमने देख लिया था। हाँ, तो ये चीज़ था। फिर वही रूफ टॉप है उसको भी गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ पे बात है। फिर आप देखो मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम्स की यहाँ पे बात की गई है कि जो भी इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट बनवाए पंचायती राज PRD के थ्रू जो भी हो रहा है उसको भी क्या वहाँ पे सोलर स्ट्रीट को भी आप यहाँ पे सोलर के थ्रू ही यहाँ पे करो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो सोलर पावर प्रोजेक्टेड वाटर बॉडीज़, ये हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में जो भी चीज़ था पे फ्लोटिंग वाला देखा था। प्लस इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखोगे ना तो जैसे डैम्स, ठीक है, डैम हो गए, ठीक है, जो भी कैनाल हो गए वहाँ पे भी इनको लगाने की बात की गई। जैसे मान लो ये कोई ये अगर मान लो कोई कैनाल है तो ये वाले स्पेस पे, ठीक है, इनके साइडों में लगाने की बात की गई कि आप साइड में भी सोलर पावर लगाओ। वही चीज़ है यहाँ पे देखो कि कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट एट डिफरेंट लोकेशन विक्रम पटना में। ठीक है, ये सब यहाँ पे बात किया गया है। देन एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, एक है 24/7 हाइब्रिड ग्रीन पावर की बात की गई है कि अब जो है ना हमें ग्रीन टाउन यहाँ पे बनाना है कि ठीक है, आप देखो राजगीर बोधगया पटना को इंटायरली क्या रिन्यूएबल एनर्जी से क्या 24/7 इनको सप्लाई करना है। तो एक ये चीज़ है। तो बस इसमें अब इतना बस स्कीम्स का आप ध्यान रख सकते हो कि अगर तो एग्ज़ाम में आए तो 2-4 स्कीम जैसे कि आप फ्लोटिंग याद रख लेना, ये रूफटॉप वाला याद रख लेना। ठीक है, सोलर वाटर पंप इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ पे ये कैनाल और डैम्स के किनारे जो लगना है, फिर सोलर स्ट्रीट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 24/7 हाइब्रिड ग्रीन पावर जिसमें कि हम बात करें ग्रीन टाउन बनाने की। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सोलर पावर से रिलेटेड जो आप एग्ज़ाम में आए तो कोड कर सकते हो। देन अब हम आगे चलते हैं, एक और इसी से रिलेटेड है कि हमने न्यूज़ में भी देखा था कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अब बात की गई है। देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि अब ना यहाँ पे बात हो रहा है कि ना जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको ना अब हम स्टोर कर सके और क्या करें, मतलब कि बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी जब डिमांड हो या फिर
कहीं एक्स्ट्रा अगर पीक डिमांड हो तो उस चीज़ को हम बैटरी के थ्रू सप्लाई कर पाएँ। तो उसके तहत आप देखो एक यह कजरा में प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आप देखो यहाँ पे वही चीज़ है यहाँ पे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाया जा रहा है। और देखो अभी क्या कहाँ पे हो रहा है, कजरा में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो यही न्यूज़ में भी ये चीज़ आया था, हमने डिस्कस भी किया था कि कजरा सोलर पावर प्लांट में आप देखो कि अगर शाम में बिजली की मांग बढ़ने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम से होगी आपूर्ति। ठीक है, तो ये चीज़ था। और इसके तहत आप देखो अभी कितना राज्य में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जा रहा है, जबकि अभी क्या अभी इतना लगाया जा रहा है। हमारा टारगेट हमने ऊपर देखा था 6 गीगावाट का, कि हमें उतना तक पहुंचना है एनर्जी स्टोरेज में। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो ये हमने देख लिया सोलर पावर प्लांट विथ यहाँ पे कजरा में क्या BESS को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं, हमारा क्या है हाइड्रो पावर से आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट, मैंने बस ये लगा दिया कि अगर तो एग्जाम में आप 2-3 यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट से याद रख सकते हो, जैसे कोसी, ठीक है, अगनूर, ठीक है, फिर आप नसीरगंज, ये सब यहाँ पे प्रोजेक्ट है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे गिवन है। तो बस अब इसको मैंने लगाया कि आप एक बार देख लेना, एग्ज़ाम में आए तो आप बस ध्यान रखना। देन अब हम चलते हैं कुछ लास्ट में हमारा क्या क्या स्कीम्स प्रोजेक्ट है। तो अब देखो बिहार में क्या है, सबसे पहले स्मार्ट मीटरिंग की बात हो रही है। स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, तो बिल एक्यूरेसी, ठीक है, लॉसेस, थेफ्ट, ये सब चीज़ को हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड आप देखोगे तो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत समाधान योजना, ठीक है, ये चीज़ है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको हम रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। देन अब अगला देखो तो ये इस बार आपको पता होगा, बहुत इलेक्शन में भी हाईलाइटेड था कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। इसके तहत क्या हो रहा है ना कि अब बिहार में हर घर को 125 यूनिट पर मंथ जो है बिजली फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, ये वाला आप देखो, टू प्रोवाइड 125 यूनिट पर मंथ ऑफ ऑल डोमेस्टिक कंज्यूमर। ठीक है, बस ये चीज़ था। देन आप लास्ट में देखो कुछ यहाँ पे डिस्कॉम्स के द्वारा और यहाँ पे जैसे सर्विसेज हैं, तो जैसे बिल भी है SMS के थ्रू आ रहा है आपके पास, सुविधा मोबाइल ऐप है, आप उसके थ्रू हर कुछ रेगुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। देन सोशल मीडिया इंगेजमेंट, जैसे डेडिकेटेड सेल मैनेज है, ठीक है, हर चीज़ को आपका क्वेरी कंप्लेन को इशू को करने के लिए। देन क्रिवान रिड्रेसल मैकेनिज़्म, फिर सेल्फ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आप खुद का मीटर का बिजली का बिल भेजोगे और खुद से वो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। वही चीज़ है, सुविधा ऐप के थ्रू अलाउ कंज्यूमर टू जनरेट बिल। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ अगर तो क्या विद इन 35 डेज़ के अंदर नहीं होता है देन। तो ये सब चीज़ था। फिर लास्ट में देखो बहुत अच्छा चीज़ है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि बिहार में अभी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। और ये किस लिए किया गया है कि हमारा जो भी क्रिटिकल पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड करना है। ठीक है, तो बस हमारा इस चैप्टर में इतना ही था। हमने यहाँ पे देखा कुछ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें, फिर हमने जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जैसे हाइड्रो हो गया, फिर हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, फिर हमने सोलर के बारे में देख लिया, न्यूक्लियर के बारे में देखा, फिर हमने ये बहुत अच्छा चीज़ देखा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के बारे में, फिर हमने थर्मल के बारे में देख लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे फैक्ट्स थे कुछ, और हमने इनिशियली क्या देखा जो भी इश्यूज़ हैं पावर सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।